लाख दलदल हो पैर जमा कर रखिए, लाख दलदल हो पैर जमा कर रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठा कर रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बना कर रखिए। तो हेलो एवरीवन, इसी के साथ आज का हमारा सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि मैम हिंदी पैडागोजी के ऑनलाइन मोड के क्वेश्चंस हमें करवाए जाएं, तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं 7 जनवरी 2022 का पेपर, जिसमें हम हिंदी पैडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो सभी जो है क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और देखेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्या है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। तो आपको फोकस क्या करना है कि अच्छा भाषण पर बात की जा रही है कि अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सेकंड, आपको फोकस करना है नहीं पर, क्योंकि देखिए आजकल क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है नहीं पर, और आप वहां पर जो है नहीं पर फोकस नहीं करते हैं और सही वाला आंसर कर देते हैं। तो नहीं को जो है ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है कि आपको गलत वाला बताना है, नोट वाला बताना है। तो पहला देखिएगा, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना। सेकंड है जीवा तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना। थर्ड है शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। लास्ट है शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उनकी त्रुटियों का निदान कर सकें। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अच्छा भाषण। देखिए अच्छा भाषण क्या होता है, जो सभी को प्रभावित करता है। जब आप कोई स्पीच देते हैं तो वो जो है स्पीच के थ्रू जो है सभी प्रभावित भी होने चाहिए। आपके बोलने का जो उच्चारण है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आपके हाव भाव जो है आपके उच्चारण के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन आपके हाव भाव कहीं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे भाषण के लिए होता है कि आप सभी को प्रभावित करें। तो शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना बिल्कुल सही है कि आप शुद्ध उच्चारण करें। वहां पर जीवा तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास करना। जीवा तथा होठों की, आपके होठ जो है ना उन शब्दों के अनुसार जो है होने चाहिए, और जीवा भी जो है ऊपर नीचे उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो ये भी बात सही है। कहता है शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर देना। अब बच्चे यहाँ पर कैसे गलती करते हैं इसको समझते हैं कि यहाँ पर भी आपको अवसर मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, और यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन की डिमांड किसको पूरी कर रही है उसको हम जानेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलना। देखो जीवन की जब वास्तविक स्थिति पर हम बोलेंगे, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, तो बच्चे के विचार जो हैं वो तो मौलिक होंगे, है ना, मौलिक होंगे, लेकिन बच्चे के जो है हाव भाव वो वाले नहीं होंगे जो एक प्रदर्शनी में होना चाहिए, अच्छे भाषण में होने चाहिए। देखिए एक अच्छे भाषण को ना हम तैयार करवाते हैं, बच्चे को दक्षता हासिल करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है एक बच्चे को कह दूं, जैसे कि राजीव है, राजीव को मैंने कहा कि आप जो है 15 अगस्त पर जो है एक स्पीच हमें यहाँ पर आकर सुनाइए। तो बच्चे ने कहा कि मैम, 1-2 लाइन बता दी उसने और कहा कि आप मुझे पहले बताती तो मैं बहुत अच्छा स्पीच तैयार कर आता, है ना, स्पीच तैयार करके आता, यानी कि दक्षता वहां पर प्राप्त करने के लिए उसने क्या कहा कि मैं पहले से तैयार करके आता, शुद्ध उच्चारण होते, उसके हाव भाव जो है वो प्रिपेयर करके आता। लेकिन जब आप वास्तविक जीवन के बारे में बताते हो, वास्तविक जीवन की स्थिति के बारे में बताते हो, तो आपके जो है उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, वहां पर हाव भाव जो है आपके सही नहीं आते हैं, वो उतार चढ़ाव, जी
ग्रीवा और होठों का उतार चढ़ाव जो है सही से नहीं आता है। तो वहां पर जो है वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर देना क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। लास्ट है शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना। भाई मैंने यहाँ पर राजीव को बुलाया और कहा 15 अगस्त पर आपको स्पीच देनी है। बच्चे ने 1 मिनट बोला, 2-3 लाइन बोली और फिर बच्चा रुक गया। उसने कहा कि मुझे जो है मैम पहले बताना था और मैं पहले से तैयार करके आता, लेकिन आपने उसको 1 मिनट में जज कर लिया। ठीक है, 1 मिनट में जज कर लिया, बच्चे को 1 मिनट जब अपॉर्चुनिटी दी वहां पर आपने जज कर लिया और फिर उसकी त्रुटियों का क्या करेंगे, आप निदान करेंगे, उसको जो है उसमें दक्षता प्राप्त करवाएंगे, उस टॉपिक पर जो है स्पीच तैयार करवाएंगे, भाषण तैयार करवाएंगे, उसको लाइंस देंगे कि आपको ये जो है तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप जो है बच्चे की कमियों को जानेंगे। पहले बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा क्या क्या बोलना चाहता है, क्या बच्चे को समझ है, तो आप वहां पर जो है कमियां आ रही हैं फिर आप उसका निदान कर देंगे। तो राइट क्या जाएगा आपका, नहीं के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है जी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो जिन बच्चों का है ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल ठीक है, तो जो भी दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वो गलत है। ठीक है जी, आपने अपॉर्चुनिटी वर्ड देख लिया, अवसर वर्ड देख लिया और आपने ठीक कर दिया, तो ऐसा नहीं है। अवसर 2 में दिया हुआ है तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हमें सही करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? फिर क्वेश्चन की डिमांड कहां पर आ गई, नोट को लेकर आ गई, नहीं को लेकर आ गई, तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए आंसर करना होगा। कहता है चंद तथा श्रेणियों में बांटना। सेकंड है विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। थर्ड है एकीकृत तरीके से शिक्षण करना। लास्ट है अधिक से अधिक अवसर देना। तो क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में बात कर रहा है। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में जो है कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखिए चयन करेंगे और श्रेणियों में बांटेंगे, ये बात तो सही है। किसी भी चीज को हम पहले क्या करते हैं, चयन करते हैं, फिर जो है उनको श्रेणियों में बांटते हैं। एकीकृत तरीके से शिक्षण करते हैं, ये बात भी सही है, ये शिक्षण भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आता है। अधिक से अधिक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें, बच्चे को अवसर दें, ये भी आता है। लेकिन विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर आप बल जो है नहीं देते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत में। तो नहीं के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है जी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जिन बच्चों का था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, बाकी हो चुके हैं गलत, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है, सीखिए, एग्जाम में गलत नहीं करना है ना। एक एक नंबर आपको पीछे कर देगा, इसलिए एग्जाम तक जो है इतनी प्रैक्टिस कर दो कि आपके जो है क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। सारे पेपर हम कर लेंगे ऑनलाइन मोड पर, जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी। और आप सभी को पता है कि हमारे 15 नंबर पैडागोजी के होते हैं, 15 नंबर में हमें गद्यांश और पद्यांश मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको पैडागोजी कवर करवाऊंगी और आपकी 2 मैराथन लेकर जो है गद्यांश और पद्यांश को जो है कवर कर दूंगी। इजी ट्रिक आपको ऐसी बताऊंगी कि आप जो है जल्दी से उन गद्यांश और पद्यांश को कवर कर ले, इजी से जो है कर ले। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? ध्यान से देखो, किस पे बात कर दी, मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान हटाना है। भाई बच्चे को खेल खेल में पढ़ाओ, यही तो हमारी पैडागोजी कहती है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न कर दिया। पहला कहता है विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, कि बच्चे खेल में ही लग जाए, पढ़े नहीं, क्या ये चाहता है? सेकंड देखिएगा, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, कि बच्चे जो है अनुशासन में रहें, इसलिए मनोरंजन
मनोरंजन कराया जाता है। क्या मनोरंजन से बच्चा अनुशासन में रहेगा? थर्ड देखिएगा, कार्यभार को कम करना, कि बच्चे का कार्यभार इससे कम हो जाएगा जब बच्चा मनोरंजन करेगा। और लास्ट कहता है विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। क्या बोल दिया इसने? बच्चे में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। देखो, जब बच्चे को खेल खेल में आप सिखाओगे तो बच्चे की रुचि उत्पन्न होगी। क्या कहा मैंने? बच्चे की रुचि उत्पन्न होगी, बच्चे की समझ बेहतर विकसित होगी। अगर समझ बेहतर विकसित होगी तो बच्चे के अंदर उत्साह और प्रोत्साहन दोनों ही उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना जो है, यही क्या है, इसका उद्देश्य है। तो राइट क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है जी, तो राइट क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल ठीक है, और बाकी सभी जो है समझ से जो है इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है बोधगम्य निवेशन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? देखो क्या कहा इसने, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? स्टीफन क्रैशन के द्वारा, नोम चोम्स्की के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, लैरी सेलिंगर के द्वारा। तो बताएंगे जल्दी से यहां पर, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि बोधगम्य क्या होता है। देखिए, समझ को विकसित करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, क्या कहा मैंने? समझ को विकसित करने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता है उसको हम बोधगम्य कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। फिर देखिए यहां पर इसने बात की निवेशों की, तो मैं आपको यहां पर बता दूं निवेशों की बात सबसे पहले स्टीफन क्रैशन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? स्टीफन क्रैशन के द्वारा की गई है। तो आपसे पूछ ले यहां पर भाषा शिक्षण शास्त्र में आपको जो है निवेशों की बात सबसे पहले किसने की है? तो यहां पर स्टीफन क्रैशन के द्वारा की गई है। तो यहां पर पूछ लिया बोधगम्य निवेशों की बात किसने कही है सबसे पहले? तो ये बात भी किसकी है? स्टीफन क्रैशन की है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? क्या बोला इसने? विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा होना चाहिए? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर निमजन विधि। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बात की है पढ़ाते समय विद्यार्थियों की, है ना, विद्यार्थियों की जो है पूछा गया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जो विद्यार्थी केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर होती है, वो आपकी संप्रेषणात्मक उपागम होता है। ठीक है जी, कौन सा होता है? संप्रेषणात्मक उपागम होता है चाइल्ड सेंटर, बाकी आपके टीचर सेंटर होते हैं। क्लियर? इतनी बात जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप विद्यार्थी देखते ही आंसर क्या कर देंगे? संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है जी, क्या कर देंगे? संप्रेषणात्मक उपागम कर देंगे। क्लियर है? जल्दी से बताएं सभी, क्लियर है सभी को? ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर संप्रेषणात्मक उपागम में बच्चे क्या करेंगे कि एक दूसरे से जो है संप्रेषण करके जो है सीखेंगे। क्या कहा मैंने? संप्रेषण करेंगे और सीखेंगे। जो चीज बच्चे को नहीं आती है वो जब डिस्कशन करते हैं तो बेहतर सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है 2 वर्ड और समझाए थे, एनकोडिंग और डिकोडिंग। मैंने आपको सीडीपी में समझाया था एनकोडिंग के बारे में और डिकोडिंग के बारे में, देखेंगे इनके बारे में। जहां पर बच्चे को जब पढ़ता है जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चे को शब्द समझ में आ गया लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो वो किस में जाता है? आपका डिकोडिंग में जाता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा है और शब्दों के मीनिंग के साथ पढ़ रहा है वो किस में जाता है? आपका एनकोडिंग में जाता है। ये दोनों ही क्या है? आपके संप्रेषणात्मक उपागम के प्रकार हैं। 2 प्रकार से आपका संप्रेषणात्मक उपागम होता है, एक होता है एनकोडिंग से, एक होता है आपका डिकोडिंग से। ये दोनों ही मैंने सीडीपी में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर जो है इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो वो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आप जो है सर्च कीजिएगा एनकोडिंग डिकोडिंग बाय सोनम मैम, तो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। सेकंड कहता है योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। थर्ड है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी जल्दी परीक्षा ले लेनी चाहिए। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर बात क्या की गई है, शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए इस बारे में आपको बताना है। बताइएगा जल्दी से राइट आंसर क्या है। देखो यहां पर बात है, देखिए अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना है, इसका मतलब बच्चे को पढ़ाना है, सभी की लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए सभी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो इसने देखिए पहले ऑप्शन में क्या कहा, प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सामग्री गतिविधियों का भाग लेने में सलाह देनी चाहिए कि बच्चे को जो है ऐसी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। भाई टीचर का रोल पूछ रहा है तो आप विद्यार्थी का बता रहे हैं। सेकंड कहता है योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट, है ना, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया आपको। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? आपका फाइनल एग्जाम होता है जिसमें आप बच्चे का क्या करते हैं, रैंक देखते हैं, बच्चे की पोजीशन देखते हैं और उसमें जो है कोई निदान आप नहीं देते हैं। तो कहता है योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। क्या यहाँ पर लर्निंग स्टाइल बच्चे की पूरी हो जाएगी? इससे नहीं होगी, ठीक है जी, इससे नहीं होगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी जल्दी परीक्षा ले लेनी चाहिए कि विद्यार्थी ने सभी प्रकार से जो है कंसेप्ट को सीख लिए हैं। जब बच्चे को लर्निंग स्टाइल मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चों को जो है सिखाया ही नहीं तो कैसे बच्चे के कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुके हैं और आप जो है जल्दी से उसकी परीक्षा ले लेंगे? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। लास्ट कहता है विद्यार्थियों की विविधता, ध्यान से देखना ये वर्ड ही अपने आप में पूरा करता है। इसने कहा विद्यार्थियों की विविधता कि बच्चे किस प्रकार के हैं, कहां से जुड़े हुए आए हैं बच्चे, है ना। तो आपको सभी को पता है अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी का इन्वायरमेंट अलग होता है। कोई पढ़कर अच्छा सीखता है, कोई सुनकर अच्छा सीखता है ना। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सभी की विविधता को ध्यान में रखते हुए संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखो दोनों ही पॉजिटिव वर्ड आगे, विविधता और विविध प्रकार की शिक्षण को यूज कर रहा है। तो दोनों ही क्या है, हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो यहाँ
यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो जिन बच्चों का है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भाषा कौशल के उप कौशल हैं। देखो भाषा कौशलों के उप कौशल हैं। वैसे आप सभी को पता है हमारे जो है 4 कौशल हैं, उप कौशल नहीं, मुख्य कौशल 4 हैं, जिसको आप वार्ग के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो है श्रवण से होता है, पठन से होता है, वाचन से होता है, लेखन से होता है। ठीक है, तो ये 4 आपके कौशल हैं। इसने कहा उप कौशल की बात की है। कौशल पूछे तो आपके 4 होते हैं, उप कौशल पूछे तो आपके 2 होते हैं। क्या कहा मैंने? कौशल पूछे तो 4 होते हैं, उप कौशल पूछे तो 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इसको एक बार जान लेते हैं। तो देखिएगा, एक होते हैं गृह्यात्मक, एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक। गृह्यात्मक यानी कि आप ग्रहण करते हैं, गृह्यात्मक यानी कि आप ग्रहण करते हैं। और ग्रहण आप कैसे करते हैं? आप सुनकर ग्रहण करते हो। जब आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो तो क्या कर रहे हो? कुछ ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी किताब से पढ़ रहे हो, क्या कहा मैंने? जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कुछ ग्रहण कर रहे हो। जब आप ग्रहण करते हो सुनकर और पढ़कर, वो होते हैं आपके गृह्यात्मक कौशल। जब आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो। क्या कहा मैंने? जब आप बोल रहे हो और जब आप लिख रहे हो तो आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हो। जब आप देखो, मैं बोल रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं? अभिव्यक्त कर रही हूं। मैं लिख रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं? अभिव्यक्त कर रही हूं अपने आप को। चाहे मैं बोलकर करूं चाहे मैं लिखकर करूं, दोनों ही रूप में क्या कर रही हूं? अभिव्यक्त कर रही हूं। तो ये क्या होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। तो ये 2 कौशल होते हैं आपके, एक होता है गृह्यात्मक कौशल, एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो ये 2 उपकौशल आपको याद रखने हैं। तो यहां पर पूछा है भाषा कौशलों के उप कौशल होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहां पर उप कौशल ना होता, क्या कहा मैंने? उप कौशल ना होता तो आप किस पर जाते? ऑप्शन नंबर बी पर जाते, 4 होते हैं। उप कौशल पूछ लिया तो आप किस पे जाएंगे? 2 पर जाएंगे, क्योंकि उप कौशल हमारे 2 होते हैं। ठीक है जी, तो जिनका है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। भाषा कौशल की बात करें तो ऑप्शन 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उप कौशल की बात की है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कहता है हमारा ऑप्शन नंबर 8? रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? ध्यान से देखिएगा, रचनावादी की बात कर दी है। ठीक है, जहां पर बच्चे कुछ करेंगे, रचना करना, समझते हो ना, रचना कुछ करना, कुछ नया करना। तो रचनावादी कक्षा जहां पर जो है कुछ बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को इस तरह से याद रख लेना। समूह में अंत्यक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। भाई, समूह में अंत्यक्रिया करते हैं और आवाजें करते हैं। सेकंड कहता है अपनी कापियों में सभी विकल्प को लिखते हैं। केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, सिर्फ टीचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। क्यों भाई? स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं करेंगे? अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्या उनके साथ नहीं करेंगे? तो यहां पर ये वाली बात तो इसने गलत कर दी, केवल लगा दिया। लास्ट कहता है किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसने अपने आप ही नहीं पर फोकस कर दिया। अब देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। देखो, अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं। भाई, रचनावादी वो थोड़ा होता है जो सिर्फ अपनी कापियों में कुछ लिखता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है राइट क्या जाएगा कि समूह में अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। भाई, जब इंटरेक्शन करेंगे तो वार्तालाप भी करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो आवाजें तो आएंगी ही। तो यहां पर आवाजें से मतलब क्या है? वार्तालाप से है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। आवाजें से मतलब ये नहीं है कि बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, नहीं, आपका आवाजें से मतलब है यहां पर वार्तालाप कर रहे हैं। तो राइट क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि बच्चे जो है
है ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे बच्चों से ग्रुप में, समूह में, ठीक है। और जब समझ नहीं आएगा तो टीचर से भी इंटरेक्शन करेंगे, और वहां पर जो है जब इंटरेक्शन करेंगे तो बच्चे वार्तालाप करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो आवाजें आएंगी, तो आवाजें का मतलब यहां पर वार्तालाप से है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो जिन बच्चों का है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, तो ए वाले हो चुके हैं सही, ठीक है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार भाई सभी स्टूडेंट जो है क्लास को शेयर कर देंगे, है ना, ताकि सभी लर्नर्स हमारे साथ जुड़ जाएं और इस सेशन की हेल्प सभी स्टूडेंट्स को मिल पाए। तो सभी 1 सेकेंड लगाकर क्लास को शेयर करें, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। क्या कह दिया, अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जैसे अन्य कौशल सीखते हैं। बच्चा बोलना, वाचन करना, पढ़ना, लिखना, अन्य कौशल जैसे सीखते हैं उसी प्रकार से सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। चोम्स्की के अनुसार, पियाजे के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, स्किनर के अनुसार। तो आप सभी को पता है ऐसा कोई भी अब तक एग्जाम नहीं हुआ जहां पर जो है इन चारों से क्वेश्चन आपका ना बना हो। तो समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है आपका चोम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की और स्किनर। तो यहां पर बताएंगे कि किसने ये बात जो है कही है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से जल्दी राइट आंसर करें सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिएगा यहां पर, देखिए चोम्स्की ने क्या बात कही थी। चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में भाषा जो है जन्मजात होती है। LAD का डिवाइस लेकर बच्चे पैदा होते हैं, भाषा अधिग्रहण साधन बच्चे के अंदर होता है। ये बात आ जाए तो कौन आते हैं, चोम्स्की आते हैं। पियाजे क्या कहते हैं, भाषा परिवेश से बच्चा जो है बेहतर सीखता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, बच्चे की भाषा परिवेश से, उस इन्वायरमेंट से जो है बच्चा बेहतर सीखता चला जाता है। और यहाँ पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, सामाजिक अंत्यक्रिया से जो है बच्चा बेहतर सीखता है ना। सामाजिक अंत्यक्रिया पर जो है इन्होंने फोकस दिया था वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर सामाजिक अंत्यक्रिया होता तो वाइगोत्स्की होता, तो यहाँ पर बच कौन गए, हमारे स्किनर साहब। तो इन्होंने ये बात कही है कि भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से अन्य कौशल सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुकरण करने की बात आ जाए, रटने की बात आ जाए, देखकर सीखने की बात आ जाए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसी माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जैसे अन्य कौशल सीखते हैं, यानी कि उसी प्रकार का अनुकरण कर रहे हैं बच्चे, उसी प्रकार से सीख रहे हैं बच्चे। तो जब ये बात आती है तो हमारे स्किनर साहब का नाम याद आता है। तो राइट क्या जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जन्मजात होता, LAD की बात होती, चोम्स्की आते। भाषा परिवेश की बात होती तो हमारे पियाजे आते। अगर हमारे सामाजिक संस्कृति की बात होती तो हमारे वाइगोत्स्की आते। ठीक है जी, तो इन शब्दों को याद कर लेना। जब जब ये शब्द आपको क्वेश्चन में मिलेंगे तो आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग करना है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताएंगे, क्लियर है सभी को? बताएं जल्दी से, क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा? चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? पहला कहता है बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। भाई विद्यालय के बाहर जो सीख रहा है वो अप्रासंगिक है, इसने कह दिया। सेकंड कहता है शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। थर्ड कहता है शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, निर्देश देने में हमेशा क्या रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। लास्ट कहता है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, कि आप जो है उसको तर्क
करके ना समझाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये बात ये कह रहे हैं। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। जल्दी से बताएंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर 10 का। देखो इसने कह दिया अप्रासंगिक होती है, ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। यहां पर कह रहा है शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, कि निर्देश देने में ही, भाई बच्चे को सिखाना भी तो है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आप जहां पर भी बच्चे के डाउट आ रहे हैं, बच्चे को समझाना है तो तर्क वितर्क करके बच्चे को समझाओ, ताकि बच्चा क्या बने, लर्निंग बाय डूइंग बच्चा भी कर पाए, तर्क वितर्क कर पाए। एक सिचुएशन जब बच्चे के सामने आए, एक प्रॉब्लम जब बच्चे के सामने आए, तो बच्चा तर्क वितर्क वैसे ही कर पाए, अनेक आंसर जो है हमारे सामने प्रेजेंट कर पाए। तो बच्चे को जो है तर्क वितर्क के रूप में जो है समझाना चाहिए, लेकिन इसने कह दिया नहीं करवाना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, अपने आप में गलत हो गया। तो राइट क्या जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी जाता है, कि शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जिन स्टूडेंट का है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। कहता है निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागिता। इस वर्ड को एक बार ध्यान से देख लेना, दिस इज पॉजिटिव टैग वर्ड। सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। किसको ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, ये आपको बताना है। पहला कहता है कि शिक्षार्थी को लेकर बनानी चाहिए, बाल केंद्रित के रूप में, शिक्षक केंद्रित को, या फिर विस्तारवादी को। तो बताइएगा किस अधिगम की योजना जो है किसकी रुचियों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। देखो जब भी आप ये बना रहे हैं तो बाल केंद्रित है जो है बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए जो है बनानी चाहिए। हमेशा जो है बच्चे को सेंटर में रखो, उसकी रुचियों को देखो, उसकी जरूरतों को देखो, उसको ध्यान में रख के जो है बनानी चाहिए। तो राइट क्या जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है जी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है जी, तो जिनका है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया होगा, इतना इजी पेपर अगर आपका आ जाए तो आप सभी की नैया जो है पार हो जाएगी, है ना। चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं अब बिना किसी देरी के। कहता है शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बेशर्ते। क्या बोल दिया, बेशर्ते। पहला कह दिया वे जानते हो कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। उन्हें विश्वास हो कि जो काम वो कर रहे हैं वह रोचक है तथा उन्हें स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। कहता है उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। वे इस बात को महसूस करते हैं कि एक तरह से कार्य में अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। तो बताइएगा जल्दी से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, तो देखते हैं किसकी समझ जो है इसमें बेहतर बन पाई है। तो आंसर करेंगे सभी, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर करेंगे सभी, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे जो है सही आंसर कर पाते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए बात क्या की है, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बेशर्ते। किस बिना शर्त के, इसको बताना है। तो देखिए वे जानते हैं परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ले जाएं, बिल्कुल गलत है। उनकी समझ के लिए क्या सिर्फ आप उसकी परीक्षा लेंगे इससे ही समझ आएगा, नहीं, ये बात गलत है। सेकंड कह दिया उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक तथा उनके स्वयं और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। ये बात
ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। पहले ही कैसे जजमेंट कर लें कि सकारात्मक पुनर्बलन ही मिलेगा, पहले अपनी समझ को प्रदर्शित तो करें। तो ऐसा जो है हम नहीं कह सकते हैं, तो ये भी क्या हो चुका है, गलत है। वे इस बात को महसूस करते हो कि एक तरह से कार्य में वे अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। भाई अपने आप को ही जो है श्रेष्ठ मानना, अपने आप को ही बेहतर मानना, ये जो है सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। हम बेहतर है ठीक है, लेकिन हम सबसे बेहतर हैं, ये बात कभी भी मत मानना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है हमारी, बेहतर मानो लेकिन सबसे बेहतर मत मानो, तो ये बात भी क्या है, गलत है। तो राइट क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है जी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, तो बी वाले हो चुके हैं सही। वेल डन ऑल ऑफ यू, वेल डन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपचारात्मक, जहां पर बच्चे की कमी आती है तो आप क्या करते हैं, उससे उपचार करते हैं। तो इसने कहा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फोकस किस पर करना है, एक तो करना है उपचारात्मक शिक्षण पर, एक करना है नहीं पर, कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए नहीं बताना है, नोट वाला बताना है, गलत वाला आपको बताना है। ठीक है, पहला कहता है अप्रभावकारी आदतों को हटाना। सेकंड कहता है उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं। थर्ड कहता है शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। तो ये बात आपको सभी को पता है, जब भी बात आ जाएगी रटने वाली तो वो गलत होती है, कि बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो भाषा परिभाषा कुछ भी हो, बच्चे को रटवाना नहीं होता है, बच्चे को सिखाना होता है। तो यहाँ पर देखो अपने आप ही इसने हिंट दे दिया कि आप बच्चे को रटवा रहे हैं। मैं अगर कुछ सिखा रही हूं तो वो आपको सिखाना मेरा काम है, ना कि रटवाना। मैं आपको यूं थोड़ा बताऊंगी कि यहाँ पर 13 का आंसर सी होगा, इसका बी होगा, तो ऐसे कभी भी नहीं करना है। बच्चे की समझ को विकसित करना है कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आए, तो आपको अपनी समझ से किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ना कि रटवाना होता है। तो हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि नहीं के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया था, तो नहीं के अकॉर्डिंग राइट क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो जिनका है सी वो बिल्कुल सही है, बेहतर प्रदर्शन के साथ। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। क्या बोल दिया, सबसे अधिक प्रभावशाली है, जो बच्चे पे क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है, प्रभाव दे रही है। शुद्ध उच्चारण पर बल देना, ये बात तो सही है। जब आप जो है अच्छे उच्चारण का यूज करते हैं तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, पुस्तक की पाठ्य सामग्री का सस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ उस पर बल देना। देखो शुद्ध उच्चारण भी करना और अच्छे हाव भाव भी देना, उसी पर आप बल डालते हैं तब वो प्रभावकारी है। शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना कि उसकी रुचि क्या है, विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो है क्या होगा। बात किसकी की है कि भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो शुद्ध उच्चारण होना, ये बात तो सही है। पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना, ये बात गलत है कि आप पुस्तक की उससे पढ़ रहे हैं, गलत है। शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, ये बात भी सही है ना, ये बात भी सही है। लास्ट कहता है शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना कि बच्चे की कैसी रुचि है तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना कि जो वस्तु किससे हो, विषय वस्तु से संबंधित हो, किससे हो, विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। तो चाहे आपका शुद्ध उच्चारण हो, चाहे आपके हाव भाव हो, वो कैसे होने चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए।
और जहां पर बच्चे को रुचि भी उत्पन्न हो, इंटरेस्ट भी आए, तो यहाँ पर ये सबसे जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। ए और सी सही है, ये नहीं कह रही गलत है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस का यहाँ पर बताना होता है। देखिए हमें बेस्ट चूज करना होता है, बाकी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट वाला कौन सा है इस पर हमें जाना होता है। तो बेस्ट यहाँ पर क्या था? विषय वस्तु से संबंधित आपको जो विषय है उस पर शुद्ध उच्चारण से जो है आपको समझाना है, उसी पर जो है हाव भाव लेकर आने हैं। कुछ भी यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं बोलना, क्योंकि आपको कक्षा में जो है प्रभावित करना है। क्लियर? चलिए चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वकृति का भाव रखें। क्या कहा? एक दूसरे के प्रति स्वकृति का भाव रखें, कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, उनके भावों को एक्सेप्ट करें। इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त होना चाहिए? कक्षा का क्या बोला इसने? परिवेश कैसा उपयुक्त हो, ये आपको बताना है। पहला कहता है विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। ये तो अपने आप में ही क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड। मैंने आपको बोला जहां पर विविधता आ जाए, है ना। फिर भी हम आगे के ऑप्शन को पढ़ेंगे। चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, कि जहां पर सिर्फ चयनित शिक्षार्थी हो, जहां पर हमने चयन किया हो। लेकिन हमें समावेशी शिक्षा क्या कहती है? कि सभी बच्चे को एकत्रित करके हमें पढ़ाना हो, चाहे किसी वंचित वर्ग से पिछड़ित बच्चा हो, चाहे किसी प्रकार की बुद्धि का बच्चा हो, सभी को एकत्रित करके समावेशी कक्षा में पढ़ाना है। जिस भी प्रकार के लर्नर हैं, जैसे भी बच्चे सीखते हैं, सभी को एक साथ हमें पढ़ाना है। ये हमें कहती है समावेशी शिक्षा। ओके, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, यहां पर भी एक तरफा बात कर दी कि विशिष्ट कक्षा आप प्रदान करेंगे। चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, तो यहाँ पर देखिएगा इसने यहाँ पर समावेशी की बात की है, यहाँ पर विशिष्ट कक्षा की बात की है, लेकिन हमें चयनित नहीं करना होता है। हमें जो है सभी लर्नर्स को एक साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, चाहे किसी वंचित वर्ग से हो, चाहे जो है बच्चे का बुद्धि लेवल कैसा भी हो, सभी को हमें एक साथ एक ही कक्षा में जो है शिक्षा देनी है। बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है शिक्षा देनी है। तो वहां पर अलग अलग प्रकार के लर्नर्स के बच्चे आते हैं, अलग अलग विविधता वाले बच्चे आते हैं, सभी को हमें जो है समावेशी शिक्षा कक्षा में जो है शामिल करना है। तो राइट क्या जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो यहाँ पर राइट क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का है ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी का ए ऑप्शन। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, वेल डन ऑल ऑफ यू, वेल डन। चलिए, तो अब जो है सभी मुझे अपना स्कोर बताकर जाएंगे कि 15 में से कितना स्कोर आज आपने हासिल किया और कैसा लगा आज आपको ये फर्स्ट पेपर हमारा जो ऑनलाइन मोड का हमने स्टार्ट किया है। तो सभी अपना रिस्पांस जरूर करेंगे, और किसी भी लर्नर को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट जो है बाद में इस सेशन को देखेंगे तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि किसी प्रकार का डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और डेली हमारे साथ क्लास में आप जुड़ सकते हैं दोपहर 1 बजे। तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन किए हमने कंप्लीट, तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो मिलते हैं कल आपसे सेम टाइम पर 1 बजे। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।